हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोएम है जिसका टाइटल है धौली और पोइट का नाम है जयंत महापात्रा। इस पोएम धौली को एक कलेक्शन में से लिया गया था जिसका नाम था वेटिंग, और इसमें कलिंगा वॉर के बाद का जो सिनेरियो है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि वॉर के बाद क्या हालत हुआ था वहाँ का। धौली एक्चुअली में एक प्लेस है जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, और वहाँ पे उड़ीसा में एक रिवर है, रिवर का नाम दया है। उसके बैंक्स में धौली जो जगह है वो लोकेटेड है। वहाँ पे कलिंगा वॉर हुआ था। कलिंगा वॉर मौर्यन एम्पायर अशोक और स्टेट ऑफ कलिंगा के बीच में हुआ था। कलिंगा एक इंडिपेंडेंट किंगडम था उस टाइम। तो उसके आफ्टर मैथ को लेके हम बताएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब अशोका कलिंगा वॉर के बाद वो धर्म की खोज में उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो बहुत शांति का प्रतीक माना जाता है। वो सब देखने के बाद कि कलिंगा वॉर में कितने लोगों को मार डाला गया था, कितने लोग मरे थे, उस चीज़ को देखने के बाद उन्होंने वो सब अशोका ने सब कुछ त्याग करके वो चले गए बुद्धिज़्म की राह पे, और वो बुद्धिज़्म का प्रचार करने निकल जाते थे। फिर क्या हुआ कि बाद में इस पोएम में पोइट को ये फील होता है कि माना अशोका ने सब कुछ त्याग करके बुद्धिस्ट का जो रास्ता है वो बुद्धिज़्म अपना लिया, बट उनको लगता है कि आज तक उनको कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है उन लाखों लाखों सोल्जर्स, ओडिया सोल्जर्स जो थे, क्योंकि वो उड़ीसा में है जगह। तो जो उड़िया सोल्जर्स थे उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, क्योंकि अशोका को तो मरना नहीं पड़ा, जिन्होंने अशोका के लिए फ़ाइट करा उन लोगों को मरना पड़ा। तो अशोका को शायद से आज तक कोई गिल्टी फीलिंग अपने अंदर है नहीं कि उनके वजह से इतने लोगों की मौतें हुई। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पोइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जयंत महापात्र का जन्म 22 अक्टूबर 1928 में हुआ था, और वो एक मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट थे, और वो फर्स्ट इंडियन पोइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इंग्लिश पोइट्री के लिए। और उन्होंने बहुत फेमस पोएम्स भी लिखे हैं, जैसे हंगर, धौली और ग्रैंडफादर। और उनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया में। 2009 में उनको पद्मश्री दिया गया था, बट 2015 में उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड वापस करवा दिया था। इन्होंने अपने लाइफ में टोटल 27 बुक्स ऑफ पोएम्स लिखी है, जिसमें से 7 बुक्स ओडिया लैंग्वेज में है और बाकी जितने भी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोएम नाउ। Afterwards, when the wars of Kalinga were over, the fallow fields of Dholi hid the blood-split butchered bodies. यहाँ पे पोइट का हम ऐसा देखते, पोइट कहीं ना कहीं पीछे टाइम में चले गए हैं और वो वहाँ पे पहुँच के देख रहे हैं कलिंगा वॉर के बाद का सिनेरियो। वो बताते हैं कि जब कलिंगा वॉर ख़त्म हो गया उसके बाद जो धौली के आसपास जो फील्ड है, धौली के वहाँ पे जो रिवर है दया, उसके आसपास जो खेती बाड़ी के फील्ड है वहाँ पे हर तरफ से बॉडीज़ ही पड़ी हुई है। वहाँ के जो कलिंगा के जो सिटीजन्स थे, जो ओडिया सोल्जर्स वगैरह थे, सिर्फ उनकी बूचर्ड बॉडीज़, बूचर्ड कसाई जैसे जानवरों को बूचर्ड करते हैं ना, मारते हैं उनको, ऐसा लग रहा था इंसानों को भी किसी ने ऐसे ही मार के वहाँ पे फेंक दिया है। हर तरफ खून ही खून। जो खेत वगैरह आसपास थे उनमें भी दूर दूर तक सिर्फ लाशें और खून ही दिख रही है आसपास। As the earth burrowed into their dead hunger with its merciless worms, guided the foxes to their limp genitals. As the earth burrowed into their dead hunger, यहाँ पे अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जब इंसान मर जाते हैं तो कहते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो उनकी जो लाशें हैं, पोएट ये बता रहे हैं कि जो उनकी लाशें हैं उनको कीड़े खाने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि अब कीड़े और फॉक्स वगैरह के लिए वो ओपन हो गई है, कीड़े उनको अंदर से खा रही है। मर्सीलेस बोला कोई दया भावना नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो उनको इतनी बुरी तरह मारा भी गया है, प्लस अब उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लग गई है। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो बात बोली गई है, गाइडेड द फॉक्सेस टू देयर लिम्प जेनिटल्स। जेनिटल्स का मतलब यहाँ पे बताया गया है मेल सेक्स ऑर्गन्स को। लिम्प का मतलब है डैमेज्ड। जो लोमड़ी है, जो फॉक्सेस है, अब वो भी आके उन जितने भी बॉडीज़ है उनके लिम्प जेनिटल्स को खाने लग गए हैं।
कि और जेनिटल्स को यहाँ कहीं ना कहीं बताया गया है मर्दानगी के तौर पे बताया गया है कि अब वो चीज़ नहीं बची, जो वर्म्स है वो भी खा रहे हैं और जो लोमड़ी है वो भी अंदर ही अंदर उनको खाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हंगर को दर्शाया गया है कि कैसे जो वर्म्स है वो भी अपनी भूख मिटा रहे हैं उन लाशों को खा के, और जो फॉक्सेस है, जो लोमड़ियाँ है, वो भी अपनी भूख मिटा रहे हैं उन बॉडीज़ के जेनिटल्स को खा के। आई होप आपको पहले के 2 स्टैंजा समझ आ गए। तो ये तो उस टाइम की बात है जब पोएट बताते हैं कि आफ्टर मैथ कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ। अब आ जाते हैं हम कुछ सालों बाद। Years later, the evening wind, trembling the glazed waters of the river दया। इसका मतलब है कि कुछ सालों बाद जब शाम को हवा चल रही थी तो जो रिवर दया है, ग्लेज्ड का मतलब है शाइनिंग, तो जो हवा चल रही थी ना उसने दया रिवर के पानी को तक हिला के रख दिया। दया रिवर कुछ इस तरह दिखता है रियल में, बट कहते हैं जब कलिंगा वॉर के बाद उसका सिनेरियो कुछ इस टाइप का हो गया था कि जो दया रिवर का जो पानी है वो बिल्कुल लाल हो गया था, खून से भर चुका था। जितने भी ओडिया लोग वहाँ पे मरे थे उनके खून से बिल्कुल लाल हो चुका था। तो अगर कोई विटनेस रहा है उनके सैक्रिफाइसेस का, एक ये हवा है और एक ये दया रिवर है। तो यहाँ पे जो इवनिंग विंड बोला गया है, ये इवनिंग विंड को डिपिक्ट किया गया है उन सारे लोगों के जो लोगों की लाइफ गई थी वहाँ पे, जिनकी डेथ हुई थी, उनके सोल्स के रूप में डिपिक्ट किया गया है उस हवा को, कि वो उनकी सोल आके रिवर दया पे टच हो रही है। क्योंकि अगर उस दिन किसी ने उनके सैक्रिफाइस को देखा था तो वो एक रिवर ही थी, बाकी किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती थी उनकी सैक्रिफाइस। कीन्स इन द रॉक एडिक्ट्स द वेन वर्ड, मतलब रॉक एडिक्ट्स का यहाँ पे मतलब है अशोका ने जब उस वॉर के बाद बुद्धिज़्म मतलब उन्होंने ले लिया तो उन्होंने उस जगह पे शिलालेख लगवाए थे। रॉक एडिक्ट्स का मतलब है शिलालेख। तो वो जो हवा है वो उन शिलालेख पे आके टकरा रही है, और जो हवा तो कहीं ना कहीं उनकी सोल है, और वो उन शिलालेख पे आके टकरा के अशोका से ये पूछ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो हवा उनसे पूछ रही है उन शिलालेखों से कि तुमने शिलालेख तो लगवा दिए, पर क्या हमारे सैक्रिफाइस की वैल्यू कहीं पे तुमने लिखी? क्या तुमने कभी माफ़ी मांगी? क्या तुम्हारे दिल में कभी रिग्रेट आया कि तुम्हारे वजह से इतने हजार लोगों की जानें गई, इतने लोगों की खूनें बही? नहीं। लाइक द वॉइसलेस सिकाडाज ऑफ नाइट। सिकाडाज जो होते हैं वो एक तरीके के बग्स होते हैं जो अपने आप पेड़ों के अंदर घर बना के रहते हैं, पर इनकी जो आवाज़ होती है, होते ये छोटे से है पर इनकी आवाज़ बहुत लाउड होती है और ये रात को बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो इन सिकाडास को भी यहाँ पे वॉइसलेस बोला गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग मारे गए थे ओरिया सोल्जर्स, उनकी भी आवाज़ मतलब कोई किसी ने उठाया नहीं कभी, कहीं ना कहीं उनको वॉइसलेस कर दिया गया। तो आज हवा के रूप में आके वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो बलिदान था, सैक्रिफाइस था, वो कहाँ चला गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट एंजा पे। द मेजर ऑफ अशोका सफरिंग डज नॉट अपीयर इनफ। तो यहाँ पे पोएट बताते हैं कि उस वॉर के बाद अशोका को बुरा बहुत लगा था, इसी वजह से उसने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया और शांति की राह अपना ली। बट यहाँ पे वो बताते हैं कि जो जो लोग मरे थे उनके बिहाफ में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि माना उस वॉर के बाद अशोका को बुरा लगा था, उसको बहुत दर्द हुआ था कि, और वो ये उसने बोला भी था कि ये मैंने क्यों करा, मेरे वजह से इतनी लोगों की जानें गई। तो बट जो लोग मरे थे उनको यही लगता आया कि अशोका का जो सफरिंग था वो कन्विंसिंग नहीं था। दिखाने को तो उसको बुरा लग रहा था पर उसको इतना बुरा नहीं लगा, उसने कभी इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं करा जितना उसको करना चाहिए था। द प्लेस ऑफ हिज पेन पियर्स लैमेंटेबली फ्रॉम अमंग द पेन्स ऑफ द डेड। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सुंदर तरीके से पोइट ने हमें बताना चाहा है कि जो अशोका का जो ग्रीफ था, उसका जितना भी सौरो पेन था, ये देखकर कितने लोग मारे गए, क्योंकि 1-2 लोग तो मरे नहीं थे। कलिंगा वॉर एक बहुत ही बड़ा वॉर था हिस्ट्री में और अराउंड 1.5 लाख लोगों की जाने गई थी। तो वो बताना चाह रहे कि अशोका का जो पेन था वो बहुत ही तुच्छ था। लैमेंटेबली का मतलब है रिग्रेट फील करना, बट
जो अशोका का रिग्रेट था ना, वो बहुत ही कम था, और उस अशोका के अंदर जो दर्द था ना, इतने लोगों की जान गई उस चीज़ का, वो बहुत ही छोटा था उन सारे लोगों के दर्द के आगे, जिन लोगों ने उस दिन, उस टाइम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी, जिन लोगों की जानें गई उस टाइम जब कलिंगा का वॉर हुआ था। उनके दर्द के आगे अशोका का दर्द कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ वैल्यू रखता है, कोई स्पेस रखता है, तो वो बहुत ही छोटा है और ना के बराबर है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। तो आज का हमारा पोएम यही तक था। आई होप आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया हो। एंड आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, कि मैं आगे भी आपको अच्छे से वीडियोस दे सकूँ। थैंक यू सो मच।